नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 4 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि कलरीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो ऑप्शन थे मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, केरल। तो इसका उत्तर होगा केरल। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कलरीपयट्टू को शामिल किया गया। इसके साथ ही इस खेल के साथ मणिपुर के थांगटा को इसमें शामिल किया गया। थांगटा जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके साथ ही पंजाब के गतका जो कि पंजाब का एक मार्शल आर्ट है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से खेले जाने वाले मलखम्ब खेल को इसमें शामिल किया गया। मलखम्ब खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जापान द्वारा, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अभी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं और वहां का सेना मुख्यालय गेरोंग में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी 2015 से शुरू हुई है और इसी के साथ भारतीय सेना प्रमुख इस यात्रा पर गए हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तो उन्होंने दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच स्थित डिमिलिट्रीकृत क्षेत्र का भी दौरा किया। डिमिलिट्रीकृत 1950 में स्थापित वह क्षेत्र है जहां पर जो बफर जोन कहलाता है और ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। कोरियाई युद्ध के बाद इसे स्थापित किया गया। वह एक शांत क्षेत्र है जहां दोनों देशों की सीमाएं लगती हैं। 1950 में डिमिलिट्रीकृत क्षेत्र को स्थापित किया गया था। किन दो देशों के बीच में ये टर्म है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, जिसका दौरा भी भारतीय सेना प्रमुख द्वारा अभी किया गया। इससे पहले देखा जाए तो भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से भी सम्मानित किया गया था, जो वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही देखा गया कि भारतीय सेना प्रमुख जब सऊदी अरब की यात्रा पर थे तो उन्हें सऊदी अरब सेना के द्वारा भी गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया की स्थिति देखें। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है और ये उत्तर कोरिया के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया कोरिया प्रायद्वीप पर स्थित एक देश हैं। अगर इन्हें मानचित्र पर देखें तो इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ये विश्व में एशिया महाद्वीप का मानचित्र है और इसमें हमारा प्यारा भारत और भारत की जो स्थिति है एशिया में वो दक्षिण एशिया में स्थित है। और इसी प्रकार पूर्व में देखें तो कोरिया प्रायद्वीप, जापान इत्यादि देश आते हैं। तो इसमें कोरिया प्रायद्वीप पर चलें तो ये दो प्रमुख देश कोरिया प्रायद्वीप पर स्थित हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल यहाँ इसके उत्तर में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। इसी प्रकार नॉर्थ कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी पैंगोंग यहाँ इसके उत्तर में स्थित है। तो इसी प्रकार देखें तो यहाँ कुछ प्रमुख सागर हैं जो आर्थिक महत्व और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जापान सागर है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है और ये इसके दक्षिण कोरिया के पूर्व में स्थित है जापान प्रायद्वीपीय समूह। और पूरा ये जापान प्रायद्वीपीय समूह है जो कि एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे के रनवे को कैट 3V अनुपालन के लिए अपग्रेड किया गया है? ऑप्शन है चेन्नई हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, मैंगलोर हवाई अड्डा। तो इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें कैट 3B अनुपालन के आधार पर रनवे को स्थापित किया गया है और यह सुविधा पाने वाला ये भारत का छठा हवाई अड्डा है। इस सुविधा के लगने के बाद कैट 3B अनुपालन के अनुसार रनवे के तैयार होने के बाद अब विमान की आवाजाही
कम दृश्यता वाले या ख़राब मौसम के दौरान भी हो सकती है, और इसके दौरान हम 50 मीटर से 125 मीटर की कम दृश्यता वाले रेंज में भी विमान का आवागमन आसानी से कर सकते हैं। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है और ये कर्नाटक का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये भारत का तीसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसके पाउडर को निर्यात की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है चंदन पाउडर, आंवला पाउडर, तुलसी पाउडर, सहजन पाउडर। तो इसका आंसर होगा सहजन पाउडर। सहजन को मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। मोरिंगा पाउडर को अभी वैश्विक मांग को देखते हुए निर्यात की शुरुआत भारत सरकार ने की है, और इसके निर्यात की जिम्मेदारी कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। इसकी देखरेख की जाएगी। ये किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेगा, और इसके साथ साथ देखा जाए तो सहजन यानी मोरिंगा एक पोषण का पूरक है, और इसमें विटामिन सी के समृद्ध स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। वहीं एक दृष्टि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण पर डाले तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये एक सरकारी संगठन है, और ये कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस पहल के अंतर्गत शुरू की गई? ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डाक बचत पहल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार इस योजना में कुल 1.83 करोड़ खाते खोले गए हैं। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ इसको खोला जा सकता है, इस खाते को खोला जा सकता है, सुकन्या समृद्धि खाते को। और यह बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय खोला जा सकता है, और ये 18 वर्ष और से 21 वर्ष के लिए ये चलता रहता है, और उसके बाद विवाह तक ये रहता है। विवाह के बाद इस खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये बालिकाओं की उचित शिक्षा और शादी के खर्च की सुविधा एक तरीके से प्रदान करता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को किन शहरों से जोड़कर 2023 में पूरा करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया था? ऑप्शन है मुंबई पुणे, कोलकाता भुवनेश्वर, चेन्नई लखनऊ, मुंबई अहमदाबाद। तो इसका आंसर होगा मुंबई और अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन के पहले दृश्य जो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलेंगे, और ट्रेन को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के रोलिंग स्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए अब संशोधित किया गया है। ये 508 किलोमीटर लंबाई पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को 2023 तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ मंजूरी दी गई है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है पणजी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो इसका आंसर होगा दमन और दीव। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमन और दीव में INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया है, और यह अब तक का एकमात्र ऐसा युद्धपोत था INS खुखरी जिसे भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में खो दिया। यानी कि 1971 के युद्ध में हमने INS खुखरी की शहीदी को देखा, और इसके साथ साथ इस पर तैनात कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला भी इसमें शहीद हुए। ये उस समय दीव में तैनात थे, जो हमारा दीव केंद्र शासित प्रदेश है उसके तटीय क्षेत्रों में तैनात थे। तो उस समय INS खुखरी पर एक टॉर्पीडो टकराया आकर, जो कि पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा टारगेट किया गया था, और इसके बाद जो इस पर तैनात कैप्टन थे, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, इन्होंने अपनी जान न बचाकर अपने साथियों की जान बचाई और उनको सुरक्षित वहां अपने युद्धपोत से निकाला।
और इसके बाद उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। उसी शिप के साथ वो पानी में डूब गए और इनके मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय नौसेना की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा कुछ इस प्रकार है कि कप्तान कभी भी अपने जहाज़ को छोड़कर नहीं जाता, चाहे वह जहाज़ डूब ही क्यों ना रहा हो। तो कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला इसके लिए जाने जाते हैं और इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन है पूजा पारखे, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, नीतल नारंग, प्रवीण अनुंकर। तो इसका आंसर होगा नीतल नारंग। नीतल नारंग सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके साथ ही देखा जाए तो अभी हाल ही में सेल की भी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, लिमिटेड की जो कि एक महारत्न कंपनी है। सेल जो एक महारत्न कंपनी है, उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष चेयरपर्सन बनी है वो कौन है? सोमा मंडल है। तो उसी प्रकार देखा जाए तो सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक खेल है, उसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली नीतल नारंग। तो नारंग पहले सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में खेल के उत्थान में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और नारंग राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की जगह लेंगी। इस चित्र में सॉफ्टबॉल खेल को दर्शाया गया है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 किसने जीता? ऑप्शन रघुराम राजन, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, शशि थरूर। तो इसका आंसर होगा जयराम रमेश। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री की उनकी पुस्तक उन्होंने जो लिखी है, उनकी पुस्तक है ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वी.के. कृष्ण मेनन के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया। यह शुरू होगा 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 16 जनवरी 2021 को 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया जाएगा और ये गोवा में आभासी और भौतिक दोनों रूपों से शुरू होगा। 16 जनवरी को और 24 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में की गई थी और यह फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा सालाना संयुक्त रूप से आयोजित होता है। यानी हर साल जो इसका आयोजन होता है वो कहाँ होता है? गोवा में ही किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने बासमती चावल को यूरोपीय संघ में अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत कराने के भारत के दावे को चुनौती दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ में बासमती चावल के लिए विशेष जीआई टैग के भारत के आवेदन को चुनौती दी है। ये कानून के अनुसार अगर देखें, विधि के अनुसार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि आप किसी उत्पाद को आप उतारते हैं तो पंजीकृत कराते हैं तो उससे पहले आपको अपने उस देश में भौगोलिक संकेत के कानूनों के अनुसार उस प्रोडक्ट को संरक्षित करना होता है कि ये कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उसी देश में मूल रूप से आता है। तो इसके लिए अभी पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के जो विशेष टैग भारत के पास है उसके आवेदन पर चुनौती दी है। अगर देखें तो विश्व में भारत 70% बासमती चावल का उत्पादन करता है और ये भारत के भौगोलिक संकेतक के तहत भी सुरक्षित है, संरक्षित है। इसी प्रकार भौगोलिक संकेतक पर एक दृष्टि डालें तो किसी भी उत्पाद के लिए यह संकेत या ये जो संरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए ये संकेतक जीआई का टैग दिया जाता है। इसी प्रकार देखें तो भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004 में मिला था और भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य के उत्पादों के पास है, उसके बाद तमिलनाडु राज्य के उत्पादों के पास है। यहाँ अगर देखें तो कर्नाटक में 47 उत्पाद हैं जिनके पास जीआई टैग है और तमिलनाडु में 39 हैं। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो भौगोलिक संकेतक एक संकेतक है जो किसी विशेष स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पाद को एक विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता के आधार पर प्रदान की जाती है, जो उसकी क्वालिटी और उसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है।
इसी प्रकार यूरोपीय संघ 27 राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसे स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 में की गई थी और इसमें 27 देश आते हैं। यूरोप के 27 देश इसमें सदस्य देश हैं। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पीएम मोदी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं रखी गई है? ऑप्शन है रांची, गांधीनगर, चेन्नई, इंदौर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप अपने कदम बढ़ा सकें लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की और अपने। धन्यवाद।